Good morning everyone. Welcome to TSN the School. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject Political Science of class 9. We start with chapter number 3. The name of the chapter is Electoral Politics. Now in the previous video we are on the page number 47. Come to page number 47.3.3. What makes election in India democratic? Come to page number 47. This first paragraph we will complete it in the last video. Now in this video we start with the next topic. The name of the topic is Independent Election Commission. One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conduct the election. एक ही तरीका है इलेक्शंस देखने का कि वो सही तरीके से हुए हैं या नहीं. वो क्या है कि हम ये देखें कि इलेक्शंस कराता कौन है. अगर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इलेक्शन करा रही है तो वो इलेक्शन क्या होंगे, सही होंगे. अगर कोई रूलिंग पार्टी लोगों को प्रेशराइज करके इलेक्शन करा रही है तो उसको हम फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं. डू दे हैव इनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? डू दे एक्चुअली यूज दीज पावर्स? द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री. इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन. ठीक है, अगर हमें ये पता चलता है कि इलेक्शन कौन करा रहा है तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इलेक्शन फ्री होंगे या नहीं होंगे. हमारे इंडिया का क्या सिस्टम है कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस कराए जाते हैं वो एक कमीशन कराता है और जो कमीशन कराता है उसका क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन. यू हैव टू लर्न हु विल कंडक्ट इलेक्शन इन आवर कंट्री, इलेक्शन कमीशन. इट enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoy. जितना पावर जुडिशरी को है, जितना पावर हमारे इंडिया के कोर्ट सिस्टम को है, उतना ही पावर किसको मिलता है, ईसी को मिलता है, इलेक्शन कमीशन को मिलता है. द चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन इज इलेक्शन कमिश्नर विच इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. जो इलेक्शन कमीशन का हेड होता है, कमिश्नर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमिश्नर. और उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. But once appointed, the chief election commissioner is not answerable to the president or the government. Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC. ठीक है, सीसी जो होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा तो वो प्रेसिडेंट के अंडर में या प्रेसिडेंट के कंट्रोल में काम करेगा. वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली अपना सारा काम करता है. इलेक्शन का सारा काम वो अपनी मर्जी से करता है. उसको प्रेसिडेंट को आंसर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वेरी फ्यू कमीशन in the world have such wide ranging powers as the election commission of India. जितना अच्छा हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन है उतना अच्छा इलेक्शन कमीशन, उतना पावरफुल इलेक्शन कमीशन दूसरे किसी कंट्रीज़ में बहुत कम है. EC takes decision on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of election to the declaration of result. ईसी क्या करता है, जब तक इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होता है तब से लेकर के जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है तब तक के सारे डिसीजन ईसी अपनी मर्जी से फ्रीली लेता है. इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट. कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है वो अपना, और जो पार्टी उसके कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मानती है, वायलेट करती है, उसको वो पनिश भी करता है. यानी जो उसने लॉज बना दिए, जो उसने प्रिंसिपल्स बना दिए, वो प्रिंसिपल्स उसकी सभी पार्टीज़ को मानने ही पड़ेंगे जितनी भी पार्टीज़ इंडिया के अंदर रन कर रही है. During the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental power, to enhance its chance to win elections or to transfer some government officials. जो इलेक्शन पीरियड होता है उसके अंदर ईसी डिक्लेयर करती है कि क्या गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, कैसे गवर्नमेंट पावर्स को वो यूज़ करेगी, कैसे उसको मिसयूज़ कर सकती है वो, और किस तरीके से वो इलेक्शन जीत सकती है. और जो भी ट्रांसफ़र वगैरह करना होता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, किसको कहाँ लगाना है, किसको कहाँ से हटाना है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है, ईसी लेती है. व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट. अब जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के अंदर जो ड्यूटी लगाई जाती है तो ईसी के अंडर में जो भी पर्सन काम कर रहा है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, अगर ईसी के अंदर, अगर इलेक्शन के अंदर उसकी ड्यूटी लगी है तो वो किसके कंट्रोल में काम करेगा, ईसी के कंट्रोल में काम करेगा. वहाँ पर उसको गवर्नमेंट को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है. In the last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its powers and even expand them. पिछले 25 सालों में हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन की पावर्स दिनों दिन क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है. It is very common now for the Election Commission to reprimand the government and administration for their lapses when election officers come to the opinion that polling was not fair in some booth or even an entire constituency, they order a repoll.
यहाँ पर क्या होता है, ईसी अपनी मर्जी से सबकी ड्यूटी लगाती है और अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन का उसको सही नहीं लगता है तो उसको वो लैप्स भी कर सकती है कि आपको इलेक्शन ड्यूटी के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, अगर उसको लगता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर या इस इलेक्शन बूथ के अंदर यहाँ पर सही तरीके से फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ है तो वो वहाँ पर रीपोलिंग करा सकता है, वापस से वहाँ पर बूथ बना सकता है, वापस से वहाँ पर वोटिंग हो सकती है। The ruling party often do not like what the EC does, but they have to obey. This should not have happened if the EC was not independent and powerful. अगर किसी रूलिंग पार्टी को ईसी का वर्किंग से प्रॉब्लम होता है, ईसी का वर्किंग समझ में नहीं आता है, उसके बाद भी वो उसके बावजूद भी उसको उसकी सारी बातें माननी पड़ती है। दैट पार्टी विल ओबे ईसी की ओबे करेगा, ईसी की सारी बातें मानेगा। अगर वो नहीं मानेगा तो उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा ईसी क्या है, इंडिपेंडेंट है और पावरफुल है। उसके हाथ में इतनी पावर्स है कि वो किसी को भी हटा सकता है और किसी को भी ड्यूटीज़ में लगा सकता है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, कम टू द नेक्स्ट पेज। Another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. पॉपुलर पार्टिसिपेशन की हम बात करते हैं तो ईसी के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो उनका चेक किया जाता है कि वो अपने सही तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से, अपने फुल ऑफ पावर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी के अंडर में आकर के, किसी के प्रेशर में आकर के वो पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर चेक की जाती है। नाउ रीड दिस चार्ट एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट द population in India. You have to read this chart. Number 1, people participate in election is usually measured by voter turnout figures. जो पीपल पार्टिसिपेशन होता है वो किससे पता चलता है? नंबर ऑफ वोट से पता चलता है कि कितने वोट्स डाले गए हैं। टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। जो टर्नआउट होता है वो बताता है हमको कि कितने एक्चुअल, जितने भी वोटिंग पर्सनस थे उनमें से कितने लोगों ने वोट किया है या नहीं किया है। Over the last 50 years, the turnout in Europe and North America has been declined. In India, the turnout has remained stable or actually gone up. Now, see this. यहाँ पर क्या दे रखा है? वोटर्स का टर्नआउट दे रखा है इंडिया एंड द यूके। ब्लू कलर की जो लाइन है वो किसकी है? इंडिया की। और पिंक कलर की जो लाइन है वो किसकी है? यूके की। यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। लाइन जो है इंडिया की वो कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। ठीक है, नीचे से लाइन कहाँ जा रही है? जैसे 58 से 56 से 58 पे गया, देन 62, देन 60, थोड़ा डिक्लाइन हुआ, फिर वापस से ये इंक्रीज़ होकर 66 पे चला गया। लेकिन अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके 78 से किस पे आ गया? 72 पे आ गया। धीरे धीरे यूके यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। और इंडिया क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। 56 से 58, दैन 62, दैन 60, दैन 66। 78 से यूके आया 72 पे, दैन 52, दैन 66। सो क्लियर? यहाँ पर इंडिया का जो नंबर ऑफ वोटर्स है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। यूके का नंबर ऑफ वोटर्स क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। Number 2, in India, the poor, illiterate and unprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and the privileged section. इंडिया के अंदर जो पुअर और इलिटरेट पर्सनस हैं, जो अनप्रिविलेज हैं, उनका जो वोटिंग जो प्रोपोर्शन है वो क्या है? ज़्यादा है इन कंपेयर टू रिच। क्योंकि पुअर जो होता है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है वोटिंग के अंदर, और रिच जो होता है वो ज़रूरत ही नहीं समझता कि मुझे वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। This is in contrast to Western democracies. For example, in the United States of America, poor people, African Americans and the Hispanics vote much less than the rich and the white people. सभी कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलता है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि अमेरिका, अमेरिकन कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो रिच का जो प्रोपोर्शन है वोटिंग का वो क्या है? कम है इन कंपैरिजन टू पुअर। Now come to the third point. Common people in India attach a lot of importance of elections. They feel that through elections they can bring pressure on the political parties to adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. Now see, इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ जो बनाई जाती है वो किसके फेवर में बनाई जाती है? पुअर पर्सन
के फेवर में बनाई जाती है, उनको जॉब दिलाना, उनके पेंशन्स दिलाना, उनको ये वाला वेलफेयर करना, उनका किसी भी तरीके से, जैसे वुमेन है तो वुमेन को पैसा अवेलेबल कराना, मतलब मंथली उनका वहाँ दिया जाता है। स्कीम्स जो निकाली जाती है वो वुमेन्स के लिए, पुअर के लिए ज़्यादा निकाली जाती है। उनको लोन अवेलेबल कराना, उनके लोन्स माफ़ करना, फार्मर्स को ये चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल कराना। तो मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ और प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं? पुअर के लिए बनाए जाते हैं। तो पार्टिसिपेशन भी किसका ज़्यादा होता है? पुअर का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि जिस गवर्नमेंट को हम चूज़ करके लेके आएंगे वो गवर्नमेंट कल हमारे फेवर में ही काम करेगी। यहाँ पर जो वेलफेयर जो रिच का होता है वो क्या होता है? कम होता है। जो गवर्नमेंट आती है उस गवर्नमेंट का मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि मुझे किसका वेलफेयर करना है? पुअर का वेलफेयर करना है, क्योंकि नंबर ऑफ वोट्स मुझे वहाँ से ज़्यादा मिले हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम में कौन है? पुअर हैं, तो उनके लिए ही ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। The interest of voters in election-related activities have been increased over the years. During the 2004 election, more than 1/3 of voters took part in a campaign-related activities. More than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party, or out of every 7 voters is member of political party. 2004 में जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर जो वहाँ से जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो क्या हो गए? इंक्रीज़ हो गए। अब जो कैंपेनिंग की जाती है, कैंपेनिंग के अंदर 1/3 वोटर्स तो 1/3 वोटर्स ने क्या करा? पार्टिसिपेट किया किसके अंदर? कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द पीपल जो थे उन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया? क्लोज टू वन और द अदर पार्टीज एक दूसरे के साथ में मिली। और 7 वोटर्स ऐसे थे, हर 7 वोटर्स में से एक मेंबर ऐसा था जो किसका था? पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर वोटिंग से लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज़ तक सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कि वोटिंग भी उन्होंने किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। 1. फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम इटसेल्फ। अब जो लास्ट जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है उससे हमें पता चल जाता है कि इलेक्शंस को कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और नहीं किया है। If elections are not free or fair, the outcome always favors the powerful. In such a situation, the ruling party do not lose election. अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होंगे तो जो रूलिंग पार्टी है, जो पावरफुल पार्टी है, जो रिच पार्टी है, वो प्रॉस्पेरस जो पार्टी है वो अपने फेवर में सारे वोट ले लेगी लोगों से, और जो दूसरी जो छोटी पार्टी है जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, जो दूसरा अपोजिशन में पार्टी है जिसका ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, वो पार्टी क्या हो जाएगी? हार जाएगी। जो रूलिंग पार्टी है वही रूल में आती जाएगी। Losing party does not accept the outcome of a rigged election. The outcome of India's election speaks for itself. जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शंस को अपने तरीके से नहीं चला सकती है। इंडियाज़ के जो इलेक्शन होते हैं वो उसमें क्या होता है? द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। अब जिस पार्टी का हमने वर्क देख लिया उससे हमें पता चल जाता है कि वो पार्टी हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। इंडिया के अंदर जनरली क्या होता है? जो रूलिंग पार्टी होती है वो नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर हार जाती है। इनफैक्ट इन एवरी 2 आउट ऑफ द 3 इलेक्शंस हेल्ड इन द लास्ट 25 ईयर्स द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। पिछले 25 सालों के अंदर 2-3 इलेक्शन ऐसे हुए हैं जिसमें रूलिंग पार्टी क्या हो गई? हार गई। इन द यूएस एंड incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. In India, about half of the sitting MPs और MLAs lose election. यूएस के अंदर क्या होता है? जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हार जाते हैं। उसी तरीके से जैसे इंडिया के अंदर एमपी और एमएलएज होते हैं वो भी अपनी सीट्स को हार जाते हैं नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी और बाइंग वोटर्स एंड दोज विद नोन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शंस। जो कैंडिडेट क्रिमिनल कलेक्शन के होते हैं, जो वोट खरीदते हैं, वो हमेशा हार जाते हैं। मतलब इस वोटिंग के अंदर अगर वो जीत गए तो नेक्स्ट वोटिंग के अंदर, नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर वो हार जाएंगे। Barring very few disputes elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. जो डिस्प्यूट्स चलते हैं इलेक्शंस के अंदर, जो प्रॉब्लम चलते हैं, जो कन्फ्लिक्शन चलते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कोई डिस्प्यूट पार्टी होती है तो उस पार्टी को हमेशा हार ही मिलती है इलेक्शंस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्या प्रॉब्लम आते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस के सामने? All this leads to a simple conclusion: election in India are basically free and fair. बेसिकली जो इलेक्शंस होते हैं इंडिया के अंदर वो फ्री फेयर होते हैं। द पार्टी दैट विन्स एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल्स। जो पार्टी इलेक्शन विन करती है वो अपनी पार्टी बनाती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट बन के आएगी
वो लोगों के द्वारा चूज़ की जाएगी। दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसा सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं होता है। अ फ्यू कैंडिडेट मे विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी, पावर और अनफेयर मीन्स। बहुत सारी पार्टीज ऐसी होती है जो पैसे के बिहाव पे, अपनी पावर रिसोर्स के बिहाव पे जीतती है। बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल reflects popular preference. There are very few expectations to this rule in the last 60 years in a country. That is what makes इंडियन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। ऐसा पिछले 60 साल के एक्सपेक्टेशंस के अंदर आया है कि इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर जो वोटिंग होती है वो अनफेयर मीन्स होती है, लोगों को वहाँ पर डाइवर्ट किया जाता है, उनका माइंड डाइवर्ट करके उनसे वोट्स लिए जाते हैं। दिस इज़ व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। और यही सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को क्या बनाती है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती है। लेकिन चूज़ तो पीपल ही कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट आ रही है वो लोगों के थ्रू ही आ रही है, तो डेमोक्रेटिक तो हो ही गया। लेकिन उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है उनके साथ में कि वो उनके फेवर में ही, जो रूलिंग पार्टी होती है या जो पार्टी जीतने वाली होती है, पावरफुल होती है, उसके फेवर में ही वहाँ पे वोटिंग की जाती है। येट द पिक्चर लुक्स different if we ask deeper questions. Are people's preference based on real knowledge? Are the voters getting a real choice? Is election really level playing field for everyone? Can an ordinary citizen hope to win elections? अब ये सारी चीज़ें तो हमको देखने को मिलती है। इलेक्शन डेमोक्रेटिक हुआ, लोगों ने चूज़ किया रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या लोगों ने सही पर्सन को चूज़ किया है, या जिसे हमने चूज़ किया है वो हमारे लिए सही होगा या नहीं। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रहते हैं। Questions of this kind bring the many limitations and challenges of Indian election to our attention. These include, now come to the next page, क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती है फ्री ऑफ फेयर इलेक्शन कराने के लिए। कैंडिडेट एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। अब जो पार्टी सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगी, जो पार्टी सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल होगी, ज़्यादातर मिनिस्टर्स, जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ के अंदर जो मेंबर्स है वो उसी के साथ में रहेंगे और ज़्यादातर उसी को सपोर्ट करेंगे और लोगों को उसी को समर्थन करने के लिए वहाँ पर वो लोग लोगों को फोर्स करेंगे। In some parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major party. इंडिया के अंदर कुछ पार्टीज ऐसी होती है जिसके अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले पर्सन्स भी होते हैं, वो फोर्सफुली वहाँ पर इलेक्टोरल रेस के अंदर वहाँ पर दूसरे को फोर्स करके, उसको पुश करके पीछे कर देते हैं अपनी पावर से और आगे आ जाते हैं, टिकट वगैरह मिल जाते हैं उनको। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टी, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिली। कुछ फैमिलीज जैसे कोई रूलिंग पार्टी के अंदर है तो अपनी ही फैमिली मेम्बर्स को टिकट दिला दिया, अपनी ही फैमिली मेम्बर्स को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, उनको ही लोग उन्हीं के मिनिस्टर्स उन्हीं को फेवर कर रहे हैं और लोगों को वहाँ पर समझाया जाता है कि ये पार्टी आपके लिए अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्या हो जाती है, परचेसिंग ऑफ वोट, की वोट उन्होंने क्या कर लिए, खरीद लिए। Very often elections offer little choice to ordinary citizen, for both the major party are quite similar to each other both in policies and practice. लोगों के द्वारा चूज़ तो की जाती है गवर्नमेंट, लेकिन उन रियल जो डिसीजन होता है वो पर्सन का, पीपल का नहीं होता है। उनके डिसीजन के पीछे किसका हाथ होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज रन कर रही है, जो मेंबर्स वहाँ पर है, उन मेंबर्स का हाथ होता है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टी। अब जो पार्टी पावरफुल है उसके सामने जो स्मॉलर पार्टी है उसका टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना तो उसके पास रिसोर्स है ना उसके पास पॉपुलैरिटी है। आज आपके पास रिसोर्स होगा तो आपकी पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा होगी। These challenges exist not just in India but also in many established democracies. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. That is why citizens, social activists and organizations have been demanding reforms in our electoral system. अब ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। और डेमोक्रेसी को रियल डेमोक्रेसी नहीं मानते हैं वो लोग, तो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर लिया, एक पर्सन को चूज़ कर लिया, लोगों को चूज़ करने से उसको रिप्रेजेंटेटिव या उसको लीडर बना दिया जाए। कुछ उसकी पावर्स भी देखनी चाहिए, कुछ उसकी एजुकेशनल देखना चाहिए, उसका पूरा नॉलेज देखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बिहाफ पर भी उसको अपॉइंट किया जाना चाहिए। Clear to you this chapter? This chapter was completed.